हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को रफली समझा था। अब इस वीडियो में अपन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को एक बार डिटेल में समझेंगे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, जो इससे पहले वाली वीडियो थी, इसका पार्ट 3 था, वो अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियोस देखे और उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट समझने की कोशिश करें। बाकी अगर वो वीडियो तुम लोगों की देखी हुई है तो ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखते रहना। वहां पे मैंने अलग क्रम बताया था तुम लोगों को, इस बारे में बता दिया था मैंने। अब इसको नोट डाउन भी करते रहना, मतलब नोट्स बनाते रहना और समझो देखो अच्छे से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। देखो हिंदी में लिखा हुआ है, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों एवं स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर नहीं बदलता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो समझो क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज। जो डिटर्मिनेंट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, अनचेंज्ड होती है, मतलब चेंज नहीं होती। कब? इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर इसके रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, अगर इसकी पंक्तियों एवं स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक है ना। रो और कॉलम्स को क्या करते हैं अपन, इंटरचेंज करते हैं। तो एक बात, तो रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करने का मतलब तो वो जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने वाला केस ही तो हो गया, ठीक है, वही तो केस हो गया। इसका मतलब वास्तव में क्या बोल रहा है ये समझो। देखो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब एक लाइन में है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स ए होगी उसके डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगी, मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि तभी देखो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करने का मतलब ट्रांसपोज करना। और उसमें क्या होता है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स अनचेंज। उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज होती है। देखो अब एग्जांपल समझो। एग्जांपल जैसे मान लो कोई एक के डिटर्मिनेंट है ए और डिटर्मिनेंट ए है, उसके एलिमेंट है A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। क्लियर मेरी बात। और एक डिटर्मिनेंट हो गई अपने डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या होगी, देखो ये मान लो ये ए है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ए है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, A1 A2 A3। जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बनाओगे, A1 A2 A3। उसके बाद में B1 B2 B3, तो ये बेटा B1 B2 B3 और फिर C1 C2 C3। अब अपन चेक करेंगे कि क्या इन दोनों की वैल्यू सेम आती है क्या। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी तो यही बात बोल रही है कि रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर वैल्यू क्या होती है, अनचेंज्ड होती है। तो एक बार चेक करो। देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको सारू से डायग्राम से सोल्व कर लेता हूं। इस तरीके से नहीं कर रहा कि A1 को लिया फिर ये कैंसिल, तो कैसे भी कर सकते हैं यार, तुम्हारी मर्जी है। मैं इसको क्या कर रहा हूं, सारू से डायग्राम से सोल्व कर रहा हूं। तो देखो सारू से डायग्राम से कैसे सोल्व करेंगे, समझने की कोशिश करना बेटा। देखो सबसे पहले ये लिख लोगे, उसके नीचे क्या लिखोगे, उसके नीचे देखो क्या लिखोगे। अब देखो मैंने सारूस डायग्राम से क्या बताया था कि शुरू के जो दो कॉलम है उनको यहाँ लिख लो। तो दो कॉलम क्या हो गए, A1 B1 C1 और A2 B2 और C2। तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी सॉल्व कर लो, चाहे तो सारूस डायग्राम से सॉल्व कर लो या फिर नॉर्मली जो अपन सॉल्यूशन करते हैं उस तरीके से सॉल्व कर लो। तो सारूस डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई ऐड करते हुए और फिर प्लस में इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो देखो क्या आएगा, A1 B2 C3 A1 B2 C3 प्लस, समझते जाना है ना, A2 B3 C1 A2 B3 C1 फिर प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई, मतलब A3 B1 C2 A3 B1 C2। उसमें से फिर माइनस कर दो। क्या माइनस करते हैं, यहां से शुरू होते हैं, C1 B2 A3 C1 B2 A3, उसके बाद C2 B3 A1 तो प्लस C2 B3 A1 और प्लस C3 B1 A2
C3 B1 A2। नोट डाउन कैसे करोगे, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखोगे और उसके नीचे वाली लाइन ये आएगी, ठीक है। तो ये क्या आ गई अपने पास में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। सेम चेक करो कि क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी यही आती है क्या। देखो नॉर्मली जो न्यूमेरिकली एग्जाम्पल होता है जिसमें 1 2 3 वगैरह, ठीक है ना, वो मैंने एग्जाम्पल तुम लोगों को पहले बता दिया था लास्ट वीडियो में। अब इसको इस तरीके से समझ लो। देखो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालने के लिए वही सारूस डायग्राम यूज ले लेते हैं और उसके लिए इन दोनों कॉलम्स को यहाँ लिख देते हैं। तो क्या आएगा देखो, A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, किस किस का, A1 B2 C3। तो A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 B1 C2 A3 और फिर C1 A2 B3। तो प्लस B1 C2 A3 B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 C1 A2 B3। इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, यहाँ से शुरू हो जाओ, A3 B2 C1। तो देखो A3 B2 C1 फिर B3 C2 A1 तो प्लस B3 C2 A1, ठीक है, B3 C2 A1 और फिर प्लस C3 A2 B1। तो C3 A2 B1 ये कहानी है। चेक करो क्या दोनों इक्वल है क्या। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, A1 B2 C3, वहां भी चेक करो प्लस वाले में इधर की तरफ A1 B2 C3 है क्या। देखो ये रहा A1 B2 C3 फिर A2 B3 C1। तो A2 B3 C1 यहाँ आ रहा है, ठीक है, A2 B3 C1 और फिर A3 B1 C2। तो इसमें चेक करो, देखो A3 B1 C2 A3 B1 C2, ठीक है। उसके बाद माइनस हो रहा है, इसमें से क्या माइनस हो रहा है, C1 B2 A3। चेक करो C1 B2 A3 तो C1 B2 A3 हो गया। उसके बाद में C2 B3 A1 तो वहां भी चेक करो C2 B3 A1 है क्या। तो C2 B3 A1 है, बिल्कुल C2 B3 A1 और लास्ट में C3 B1 A2 तो C3 B1 A2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम है। तो क्या बोल सकता हूं मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज होता है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज के। जिसमें रिक्वायरमेंट है समझाने की उसमें मैं समझा दूंगा, बाकी तुम लोग डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को ना, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। यही बात बोल रहा था, ठीक है ना। ये जो लिखी हुई स्टेटमेंट है इसका मतलब वास्तव में यही था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। एग्जाम्पल तुम लोग कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे तुम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया, तो एक बार उसको क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसकी वैल्यू फाइंड कर लो और फिर उसका ट्रांसपोज करके, मतलब 1 2 3 इस तरीके से था तो उनको कॉलम वाइज लिख के और फिर उसकी वैल्यू निकालो, चेक करोगे तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर मेरी बात है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या बताई कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। हाँ तो स्टूडेंट्स इसके बाद में अपनी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, if any two rows or column of a determinants are interchanged then sign of determinant changes but the value remain unchanged। क्या बोल रहा है, if any two rows or column of a determinant, कोई भी एक डिटर्मिनेंट है उसकी कोई दो रो या कॉलम्स, ठीक है ना, कोई भी दो रो या फिर कॉलम्स आर इंटरचेंज, ठीक है ना, इनको क्या कर दें अपन, इंटरचेंज कर दें, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा बट द वैल्यू रिमेन अनचेंज, लेकिन वैल्यू अनचेंज होगी, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब मान लो क्या किया, समझना कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, कोई भी एक डिटर्मिनेंट है और उसकी वैल्यू आ रही है 50। कोई भी डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 50। तुम लोगों ने क्या किया, उसकी कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने का मतलब समझ गए ना, जैसे फर्स्ट कॉलम की जगह थर्ड कॉलम रख दिया और थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम रख दिया, तो क्या होगा कि वैल्यू 50 है तो वो वैल्यू तो 50 रहेगी लेकिन डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब इधर प्लस 50 थी तो इधर की तरफ माइनस 50 होगी। डिटर्मिनेंट का मतलब वैल्यू ही तो होती है, ठीक है, तो इधर प्लस 50 थी तो इधर माइनस 50 और इधर माइनस 50 थी तो इधर प्लस 50 हो जाएगी, ठीक है। वही हिंदी में लिखा हुआ है, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए,
कोई भी दो रो या कॉलम्स को अगर अपन बदल देते हैं तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, न्यूमेरिकली वैल्यू तो वही रहती है, मगर सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदलने का मतलब पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव हो जाती है। देखो एग्जांपल समझो, जैसे मान लो डेल कोई सारणिक है और उसके एलिमेंट है अपने A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। और एक और सारणिक बना रहा हूं बेटा डेल 1। अब डेल 1 सारणिक कैसे आ रही है कि इन दोनों को बदल रहा हूं, कोई भी दो लाइनों को बदल सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो फर्स्ट रो को तो सेकंड बना रहा हूं और सेकंड को फर्स्ट बना रहा हूं। तो इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था। मैं क्या कर रहा हूं, देखो R1 की जगह तो R2 कर रहा हूं और R2 की जगह R1 कर रहा हूं। तो ये इंटरचेंज का साइन है कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूं। तो R1 और R2 को इंटरचेंज करने पर मान लेते हैं ये सारणिक आएगी, इसको सारणिक को मैं डेल 1 नाम दे रहा हूं और फिर देखते हैं डेल और डेल 1 में क्या अंतर आता है। तो क्या कर रहा हूं, देखो R2 को R1 की जगह और R1 को R2 की जगह कर रहा हूं। तो ये क्या है, ये R2 है। R2 को कहां लिखूंगा, R1 में, मतलब B1 B2 B3। ठीक है। उसके बाद में R1 ये, ठीक है, यहां पे R2 में क्या लिखूंगा, R1 को लिखूंगा, मतलब A1 A2 A3। समझ में आ गई होगी बात। इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ऊपर B1 B2 B3 लिख दिया, नीचे A1 A2 A3 लिख दिया, और फिर यहां क्या लिखा हुआ है, C1 C2 C3 लिखा हुआ है, C1 C2 C3 लिखा हुआ है। क्लियर है। अब चेक करते हैं, दोनों को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले डेल को सोल्व करो। डेल को सोल्व करने के लिए क्या करूं, सारोस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे A1 B1 और C1, फिर A2 B2 और C2 लिख दिया। सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई, क्या A1 B2 C3, तो A1 B2 C3 प्लस A2 B3 C1 A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 A3 B1 C2, फिर माइनस का साइन आएगा, C1 B2 A3 C1 B2 A3, फिर C2 B3 A1 तो प्लस C2 B3 A1 और फिर C3 B1 A2 तो C3 B1 A2। क्लियर मेरी बात। ये डेल की वैल्यू आ गई। ऐसे देखो डेल 1 की वैल्यू निकालते हैं। डेल 1 क्या होगा, सबसे पहले दो लाइनों को यहाँ उठा के रखो, B1 A1 C1 तो B1 A1 C1, फिर B2 A2 C2 तो B2 A2 और C2। सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई, B1 A2 C3 तो B1 A2 और C3, फिर B2 A3 C1 तो प्लस B2 A3 C1 प्लस B3 A1 C2 तो B3 A1 C2, फिर माइनस C1 A2 B3, ये तो समझ में आ रहा होगा यार अब। ठीक है, C1 A2 B3 तो C1 A2 B3 प्लस C2 A3 B1 प्लस C2 A3 B1 प्लस C3 A1 B2 C3 A1 B2। चेक करो दोनों में क्या अंतर आ रहा है। देखो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है, A1 B2 C3, ये प्लस में लिखा हुआ है A1 B2 C3, लेकिन A1 B2 C3 यहाँ लिखा हुआ होगा कहीं, देखो A1 B2 C3 माइनस वाले में लिखा हुआ है। ऐसे देखो A2 B3 C1 यहाँ प्लस वाले में लिखा हुआ है, तो यहाँ माइनस वाले में A2 B3 C1, और यहाँ A3 B1 C2 तो A3 B1 C2। फिर आगे देखोगे तो नेगेटिव वाले में लिखा हुआ है यहाँ C1 B2 A3, तो यहाँ पॉजिटिव में लिखा हुआ है C1 A2 B3 C1। ठीक है, क्या लिखा हुआ C1 B2 A3 तो C1 B2 A3, फिर C2 B3 A1 तो इसमें लिखा हुआ होगा कहीं पे C2 B3 A1 और फिर C3 B1 A2 तो C3 B1 A2। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो फिर क्या बनेगा, तो नेगेटिव वाली वैल्यू आगे C1 A2 B3 प्लस C2 A3 B1 प्लस C3 A1 B2, ये प्लस वाली आगे और माइनस वाली पीछे हो जाएगी, मतलब B1 A2 C3, नेगेटिव में क्या आएगा B1 A2 C3 प्लस B2 A3 C1 B2 A3 C1 और प्लस B3 A1 C2
B3 A1 C2। क्लियर मेरी बात। और मैं इसको लिख रहा हूं देखो del 1 इज इक्वल टू माइनस, और ये क्या है, ये यही तो है, और ये क्या मतलब क्या हुआ, डेल है। ठीक है, तो del 1 किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ del के, मतलब del 1 की वैल्यू 5 तो ये -5, ये 10। ठीक है ना, मतलब अगर del की वैल्यू 10 हो जाएगी तो del 1 की वैल्यू -10 हो जाएगी, del की वैल्यू 20 तो del 1 की वैल्यू -20। मान लो del की वैल्यू -30 तो del 1 की वैल्यू +30 आएगी। क्लियर है मेरी बातें। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें तो क्या ध्यान रखना है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दोगे तो क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, डिटर्मिनेंट का सॉरी साइन चेंज हो जाता है। साइन का मतलब समझ गए ना, चिन्ह बदल जाता है, प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का। मान लो एक बार और बदल दिया, एक बार इन दोनों को और बदल दिया, इन दोनों को और बदल दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो जो नेगेटिव साइन था वो किस में बदल जाएगा, फिर पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है ना, फिर यही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है मेरी बातें। इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट और प्रॉपर्टी नंबर सेकंड के लिए एक एग्जांपल करते हैं, तो वो तुम्हारे को थोड़ी बहुत और क्लियर होगी। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपन इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर इक्वल टू वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर। इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट के इक्वल लाना है। तो देखो प्रूफ देखो इसका। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो डिटर्मिनेंट गिवन है इसको डेल के इक्वल मान लेता हूं। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को डेल के इक्वल मान लिया। डेल क्या हो गया, ए बी सी, फिर एक्स वाई जेड, और लास्ट में पी क्यू और आर। अब देखो थोड़ा थोड़ा सोचते जाओ, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। बस सोचो, देखो कैसे क्या प्रूफ करना है अपने को यहां से ये चाहिए, और इस डिटर्मिनेंट को मैंने डेल मान लिया। तो अब देखो एक बार बेटा, सबसे पहले देखो यार, ए बी सी यहाँ पे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और वो जो ए बी सी जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं बेटा सेकंड कॉलम में। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स फर्स्ट रो में लिखे हुए हैं वही एलिमेंट्स यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिखे हुए हैं। मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को, रो को कॉलम बनाना पड़ेगा, रो को कॉलम बनाना पड़ेगा। ऐसे देखो एक्स वाई जेड रो में लिखे हुए हैं, यहां अपने को कॉलम में चाहिए एक्स वाई जेड। देखो कैसे भी लिखे हुए हैं, चाहे बिखरे पड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बनेंगे तो कॉलम में ही ना, एक्स वाई जेड। सबसे पहले एक काम करो यार, इसको उठा के कम से कम कॉलम तो बनाए अपन। तो एक्स वाई जेड तो अपने को ऐसे चाहिए एक्स वाई जेड, यहाँ पे जो सेकंड रो है वो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम चाहिए, और जो थर्ड रो है उसको अपने को थर्ड कॉलम में चाहिए। ठीक है ना, ये मत सोचना कि यार अपन फर्स्ट रो को तो फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, यहाँ तो सेकंड कॉलम में एलिमेंट्स हैं वो भी अलग अलग बिखरे पड़े हैं। एक बार धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे तो बढ़ो। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, जितनी भी रो है उन सबको किस में चेंज कर दूंगा, कॉलम में चेंज कर दूंगा। क्यों, क्योंकि एबीसी जो इस टाइप से लिखा हुआ है वो मेरे को इस टाइप से चाहिए, मतलब रो में जो लिखा हुआ है वो किस में चाहिए, कॉलम में चाहिए। और प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या बोलती है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बोलती है कि रो को कॉलम और कॉलम्स को रो में इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। यही बोला था मैंने कि जितनी भी रो है उनको कॉलम्स में अगर अपन चेंज कर देंगे और कॉलम्स को रो में चेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर पहले वैल्यू डेल थी तो अभी भी वैल्यू क्या रहेगी, डेल। मतलब डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या किया मैंने, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, ए बी सी एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अरे सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने पर क्या होगा, कोई फर्क नहीं आएगा। उसके बाद देखो अब और सोचो कि यार ए बी सी जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है वो एलिमेंट्स तो अपने को सेकंड में चाहिए ना, ए बी सी। ठीक है ना, फिर से बोल रहा हूं बिखरे पड़े हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होगा कि जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है वो तो अपने को सेकंड कॉलम में चाहिए, और जो सेकंड कॉलम के एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम में चाहिए, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को भी तो चेंज करना पड़ेगा। अब इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट कॉलम की जगह तो सेकंड कॉलम, और सेकंड कॉलम की जगह क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, मतलब C1 और C2 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, समझ में आ रही होगी मेरी बात, कि ABC जो फर्स्ट कॉलम है वो किस में चाहिए, अपने को सेकंड कॉलम में चाहिए। ठीक है, तो डेल इक्वल टू देखो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या बोलती है कि कोई भी दो कॉलम्स या कोई भी दो रो को अगर अपन इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, न्यूमेरिकली वैल्यू जो आती है उसमें तो कोई चेंज
नहीं होता, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने का मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो एक बार बताओ यहाँ पे कैसी है ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो इन दोनों को चेंज करने पर ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। केवल साइन चेंज करना है, ठीक है, समझ में आ गई बात। और फिर तुम लोग C1 और C2 को इंटरचेंज कर सकते हो। तो इन दोनों को चेंज करोगे तो एक्स वाई जेड जो सेकंड कॉलम है वो क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम एक्स वाई जेड। उसके बाद ए बी सी, तो ए बी सी और लास्ट में पी क्यू और आर। ये बात समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो ये प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। अभी भी अपना आंसर नहीं आया, तो अब चेक करो अब आगे कैसे बढ़े। तो देखो अब अपने को क्या देखना है, क्या चाहिए, वाई एक्स जेड की फॉर्म में चाहिए। और क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड है, मतलब एक्स वाई जेड तो जेड की जगह आ गया, सी भी सी की जगह आ गया, आर भी आर की जगह आ गया। लेकिन वाई और एक्स चेंज होके आना चाहिए, मतलब यहाँ एक्स वाई तक तो पहुंच गए, लेकिन अपने को तो वाई एक्स चाहिए प्रूफ करने के लिए। क्या चाहिए, वाई एक्स, मतलब ये दोनों चेंज हो, ये दोनों चेंज हो तो आगे भी चेक करो ना, ए और बी भी चेंज होके चाहिए, बी और ए, और पी और क्यू भी चेंज होके चाहिए, क्यू और पी। कहने का मतलब ये दोनों लाइनें इंटरचेंज हो जाएंगी तो अपना आंसर आ जाएगा। तो फिर से दो लाइनों को इंटरचेंज करना है, तो पहले कॉलम्स को इंटरचेंज किया था, अब क्या करेंगे, इन रो को, मतलब R1 को R2 में और R2 को R1 में चेंज करेंगे। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, माइनस का जो साइन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि कोई भी दो रो को कन्वर्ट करेंगे, वो सॉरी इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का था तो वो प्लस का बन गया। और डेल इक्वल टू क्या होगा, देखो वाई बी क्यू, जो सेकंड रो थी वो फर्स्ट रो, वाई बी क्यू एक्स ए पी, तो एक्स ए पी और जेड सी आर लास्ट में ऐसे की ऐसे। क्यों, क्योंकि थर्ड रो को तो अपन ने चेंज किया ही नहीं ना, तो इन दोनों को चेंज कर दिया। यही अपने को प्रूफ करना था, वाई बी क्यू एक्स ए पी, तो एक्स ए पी जेड सी आर, तो जेड सी आर। शायद ये एग्जाम्पल तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपन और भी एग्जाम्पल्स करेंगे तो उनमें समझ में आ जाएगा। ये अपन ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनके लिए सबसे पहला एग्जाम्पल अपना यही था, तो ये थोड़ा बहुत तो तुम लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अपनी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या स्तंभ समान है तो सारणिक का मान 0 होता है। क्या बोल रहा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, कोई डिटर्मिनेंट है तो उसकी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आर आइडेंटिकल, ठीक है ना, वो क्या है, आइडेंटिकल है, डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है ना। आइडेंटिकल का मतलब समझ गए ना, इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो जो डिटर्मिनेंट होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां या स्तंभ समान है, कोई एक सारणिक है उसके कोई भी दो पंक्तियां या स्तंभ समान है, स्तंभ का मतलब कॉलम समान है, तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एग्जांपल समझो, देखो क्या बोल रहा है ये, कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट है डेल और उसकी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम इक्वल है, जैसे ये लिखा हुआ है A1 A2 A3, और मान लो यहाँ भी A1 A2 A3, ठीक है, और यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है B1 B2 B3, तो कोई भी दो लाइनें बराबर है, ये दोनों लाइनें बराबर हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। चाहो तो सारूस डायग्राम से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो A1 B1 फिर A1 A2 B2 A2 A2 B2 A2, चेक करो, देखो क्या आंसर आएगा, A1 B2 A3 A1 B2 A3, ये तीनों मल्टीप्लाई प्लस A2 B3 A1 A2 B3 A1, फिर क्या आएगा वो, हाँ सही है। उसके बाद में A3 B1 A2, तो A3 B1 A2 माइनस क्या होंगे ये, ठीक है। सबसे पहले A1 B2 A3, तो A1 B2 A3, फिर A2 B3 A1, तो A2 B3 A1, और उसके बाद A3 B1 A2, तो A3 B1 A2। अब चेक करो, देखो आंसर, तो डेल इक्वल टू A1 B2 A3 यहाँ प्लस का है, तो A1 B2 A3 यहाँ माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अरे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के आएंगे ना। फिर A2 B3 A1, तो A2 B3 A1 ये कैंसिल हो जाएंगे, और A3 B1 A2, तो A3 B1 A2 ये कैंसिल हो जाएंगे। जब सारे कैंसिल हो गए तो डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये 0 क्यों आई, क्योंकि इसके R1 और R3 बराबर थी, R1 और R3 क्या थी, बराबर थी। देखो एक और एग्जांपल, जैसे डेल है 1 3 0
512 और फिर से 130। अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तुम्हारे को केवल एक बात लिखनी है कि C1 एंड C2 आर इक्वल, C1 इक्वल टू C2, वो सॉरी C1 इक्वल टू C3, C1 और C3 बराबर है, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो, कितना आएगा, 0 आएगी। कैसे चेक कर लो, चाहो तो निकाल के। सबसे पहले 1 को लिया, इस तरीके से निकाल लो ना। 1 को लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस 2 3 जा 6 हो गया, प्लस 5 को लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, डायरेक्टली समझ में आने लग गए होंगे अब तो। फिर 1 लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस 0। तो डेल देखते हैं क्या आता है, 1 माइनस 6 मतलब माइनस 6, 0 माइनस 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और 1 6 जा 6, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब डेल की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। कब आती है, अगर डेल की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम इक्वल हो जाए। किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, कब होगी, अगर उसकी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यहाँ दोनों कॉलम्स बराबर हैं और यहाँ पे दोनों रो बराबर हैं और यहाँ पे दोनों कॉलम्स बराबर है। बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि ये 130 लिखा हुआ है तो यहाँ भी 130 लिखा हुआ। अगर ऐसा है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात है, ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, कब होगी, अगर उसके दो रो या वो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल है, मतलब बराबर है। इसके बाद में अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। If each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। क्या बोल रहा है, if each elements of a row, कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, कोई एक डिटर्मिनेंट है तो उसके कोई भी एक रो, ध्यान रखना एरो लिखा हुआ है, ए रो, ठीक है ना, तो कोई भी एक रो या फिर कॉलम, ठीक है ना, इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। ठीक है ना, कोई भी एक रो या कॉलम को अपन किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी के से मल्टीप्लाई हो जाती है। अभी समझ में आ जाएगा। देखो, यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है। अपन कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ को के से गुणा करते हैं तो उस सारणी का मान भी किससे गुणा हो जाता है, के से गुणा हो जाता है। बेटा ये वही प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने बताया था कि जैसे मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को अपन के से मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उसके सारे के सारे एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट में मैंने क्या बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट को अपन किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी केवल एक ही रो या फिर एक ही कॉलम किससे मल्टीप्लाई होगा, के से मल्टीप्लाई होगा। चाहो तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लो। देखो एग्जाम्पल, इसमें डायरेक्टली एग्जाम्पल बता देता हूं या फिर तुम कैसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो डेल है, डेल समझ जाओ, डेल है, जैसे डेल की वैल्यू है 2 3 4 1 5 2 1 0 3, ये डेल है। तो डेल की वैल्यू निकालो। देखो डेल इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 को लोगे, 2 लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 या 15, 15 माइनस 0, उसके बाद माइनस 3 तो ये कैंसिल, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, माइनस 2 1 या 2, उसके बाद प्लस 4 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 माइनस 5, तो डेल इज इक्वल टू 15 बचेगा, 15 2 जा 30। यहाँ पे देखो 3 माइनस 2 का मतलब 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस का ना, और प्लस 4 और माइनस 5 तो माइनस 20 हो गया। तो डेल इज इक्वल टू देखो 30 माइनस 3 माइनस 20, तो माइनस 3 माइनस 20 माइनस 23, तो 30 माइनस 23 इज इक्वल टू 7। तो डेल की वैल्यू 7 आ गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एक और डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ डेल वन, और डेल वन में मैंने क्या किया कि ये जो फर्स्ट रो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, ठीक है, आ रही बात समझ में, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, ठीक है। मैंने क्या किया, एक डेल वन क्या है, 3 इंटू डेल कर दिया एक तरह से, 3 इंटू डेल, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा, या फिर अभी के लिए रहने दो। क्या लिख देना है यहाँ पे कि डेल वन की प्रथम पंक्ति को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या लिखोगे,
डेल वन नहीं सॉरी, डेल की प्रथम पंक्ति को 3 से गुणा करने पर 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, ठीक है। मल्टीप्लाइड फर्स्ट रो ऑफ डेल बाई 3, मल्टीप्लाइड फर्स्ट रो ऑफ डेल बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। उसके बाद 152 तो 152 और 103 तो 103। अब देखो ये क्या बोल रही है प्रॉपर्टी, ये बोल रही है बोले इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, अगर अपन किसी डिटर्मिनेट के किसी एक रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो क्या होता है देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसकी जो वैल्यू आती है ना, इसकी जो वैल्यू आती है वो भी 3 से मल्टीप्लाई होके आती है, मतलब 7 आ रही है तो वो कितनी आएगी 21 आएगी। चेक कर लेते हैं अपन ने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखते हैं आंसर 21 आता है या नहीं आता। तो डेल वन इज इक्वल टू देखो 6 को लिया, 6 लोगे तो ये कैंसिल, 5 3 जा 15, 15 माइनस 0 0, ठीक है, फिर माइनस 9 ये कैंसिल, 1 को 3 से करने पर 3 माइनस 2, उसके बाद में प्लस 12 12, तो ये कैंसिल, 0 माइनस 5 0 माइनस 5, तो डेल वन इज इक्वल टू देखो 15 बजेगा, 15 6 जा 90, 15 से 90, 3 में से 2 गया 1 तो माइनस का 9, ठीक है, 0 माइनस 5 ही होता है, माइनस वो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 60 हो जाएगा। तो डेल वन इज इक्वल टू देखो 90 माइनस 9 माइनस 60, तो माइनस 9 माइनस 60 माइनस 69 और 90 माइनस 69 करोगे तो आंसर आएगा 21। तो वही तो ये बोल रहा था, ये 21 क्यों आया पता है, क्योंकि अपन ने फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई किया था 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो ऐसा करने पर क्या हुआ कि डेल वन की वैल्यू मतलब डेल की वैल्यू भी 3 से मल्टीप्लाई होके आई है। ये 7 थी तो डेल वन की वैल्यू कितनी आई है 21 आई है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल वन इज इक्वल टू 3 इंटू 7, ठीक है, तो डेल वन इज इक्वल टू 3 इंटू 7 का मतलब डेल। क्लियर ये बातें समझ में आ गई होगी, एक बार और समझो देखो इसको। हाँ तो स्टूडेंट्स तुम्हारे को क्या ध्यान रखना है, जैसे डेल है, डेल इक्वल टू लिखा हुआ है 3 6 9 4 8 12 2 4 5 या 6। अब देखो क्या होता था कि अगर मान लो मैट्रिक्स होती थी, ठीक है ना, मैट्रिक्स होती थी तो अपने को कुछ भी कॉमन निकालना होता था तो अपन कहां से निकालते थे कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में से कॉमन निकालते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में हर रो या हर कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं, कोई भी रो या कोई भी कॉलम में से। जैसे तुम्हारे को क्या करना है कि यार इस रो में से क्या कॉमन मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो तुम्हें नहीं देखना कि आगे भी 3 कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 को कॉमन ले लो। ऐसे इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है देखो 4 8 12, तो 4 को कॉमन ले लो तो इंटू 4 हो गया। और इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है 2 4 6, तो 2 को कॉमन ले लो, उसके बाद में लिख दो देखो 1 2 और 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 2 जा 4, 4 कॉमन लिया तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो 1 2 और 3। समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो अब देखो क्या हुआ, डेल इज इक्वल टू 4 3 जा 12 इंटू 2 24 हो गया, और इंटू इसको मैं 0 लिख रहा हूँ। 0 क्यों लिखा समझ में आ गई होगी, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 और फिर 1 2 3, तो कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम इक्वल हो जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चाहो तो और कॉमन निकाल सकते हो, इधर से देखो फर्स्ट कॉलम में से भी 2 कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में से, और थर्ड कॉलम में से 3 कॉमन आ रहा है, तो फिर यहाँ 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, तो भी आंसर कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब डेल की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। और तुम लोग अगर इसको डायरेक्टली भी सोल्व करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो कॉमन निकालते टाइम पे तुम लोगों को ये ध्यान रखना है ना, ये भी एक एग्जांपल, ठीक है। कॉमन निकालते टाइम क्या ध्यान रखना है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में से अपन कॉमन निकाल सकते हैं। और मान लो मल्टीप्लाई करना है, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल एक रो या फिर केवल एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा, ऐसे नहीं कि सभी को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मान लो कोई डेल है, डेल लिखा हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यार ये जो डेल है ना, इसके सभी एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाए, केस से मल्टीप्लाई हो जाए। सभी एलिमेंट कैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना होगा इसको। देखो सभी एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करने पर इस रो को
इस रो को और इस रो को, तीनों को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये मैट्रिक्स होती तो केवल एक ही के की जरूरत थी मेरे को, किसके लिए, कि सभी एलिमेंट्स को मैं कैसे मल्टीप्लाई कर दूं। लेकिन ये डिटर्मिनेट है, और डिटर्मिनेट है तो डिटर्मिनेट में एक के से तो केवल एक ही रो मल्टीप्लाई होगी, तो 2 से 2 रो और 3 से 3 रो, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, के क्यूब से डेल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के इसके लिए, एक के इसके लिए और एक के इसके लिए, उससे क्या होगा देखो, के इंटू A1, के इंटू A2, के इंटू A3, फिर के इंटू B1, के इंटू B2, के इंटू B3, और फिर के इंटू C1, के इंटू C2 और के इंटू C3। क्लियर है मेरी बातें। अगर मान लो तुम लोग इसमें से कुछ कॉमन निकालना चाहते हो तो एक के तो इसमें से फर्स्ट रो में से, एक के सेकंड रो में से और एक के थर्ड रो में से कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, बाहर के क्यूब ही आ जाएगा, या फिर कॉलम वाइज भी ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जहां मैं रो बोल रहा हूँ वहां कॉलम खुद ही चल रहा है, क्यों, क्योंकि रो को कॉलम्स और कॉलम्स को रो में इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ में आ गई होगी तुम लोगों को, कि सीधी सी बात बताऊं, अपने किस तरीके से काम में आएगी, अपने कॉमन निकालने के काम में आएगी। और कॉमन कैसे निकालना है कि तुम्हारे को किसी भी एक रो में, जैसे इस रो में के कॉमन मिल रहा है तो इस रो में से कॉमन निकाल सकते हो, सीधी सी बात है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था। मैट्रिक्स के लिए मान लो मैट्रिक्स होती तो केवल के ही कॉमन आता, लेकिन ये डिटर्मिनेट है इसलिए के क्यूब कॉमन आएगा। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स में से कॉमन लेना पड़ता है, लेकिन डिटर्मिनेट में क्या करना पड़ता है, तुम्हारे को हर रो के अकॉर्डिंग कॉमन निकालना पड़ता है, या हर कॉलम में। फिर से बोल दिया ना, जहां रो की बात होगी वहां कॉलम खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लियर हो गई होगी। अपनी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms, then determinant can be expressed as sum of 2 or more determinant। क्या बोल रहा है देखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेट, कोई एक डिटर्मिनेट है और डिटर्मिनेट का हर एलिमेंट, ठीक है ना, हर एलिमेंट डिटर्मिनेट के पंक्ति या फिर स्तंभ है ना, रो और कॉलम्स का हर एलिमेंट क्या बोल रहा है, आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more टर्म्स। वो क्या है, वो एक्सप्रेस्ड है सम ऑफ 2 or more टर्म्स, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक डिटर्मिनेट है, कोई भी एक डिटर्मिनेट और उस डिटर्मिनेट की रो और कॉलम्स, ठीक है ना, कोई भी एक रो या फिर कॉलम्स के जो एलिमेंट है वो क्या लिखे हुए, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो क्या होता है, देन डिटर्मिनेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more डिटर्मिनेट। तो अपन क्या कर सकते हैं कि जो डिटर्मिनेट है उसको 2 या 2 से ज्यादा डिटर्मिनेट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैं समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। देखो, यदि एक सारणिक एक पंक्ति या स्तंभ 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त है, कोई एक सारणिक और उसकी कोई पंक्ति या स्तंभ 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त है, तो सारणिक को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या बोल रहा है देखो, कोई भी एक डिटर्मिनेट है, उस डिटर्मिनेट की कोई भी रो के जो एलिमेंट है वो 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स के सम की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो उस डिटर्मिनेट को अपन 2 अलग अलग डिटर्मिनेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, समझो, ये आता है तुम लोगों को। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये कोई डिटर्मिनेट है और डिटर्मिनेट के जो फर्स्ट रो है उसमें एलिमेंट है A1 प्लस B1 प्लस C1, A2 प्लस B2 प्लस C2, A3 प्लस B3 प्लस C3, फिर यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है D1 D2 D3, E1 E2 E3। तो क्या बोल रहा है देखो कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेट, जो डिटर्मिनेट है ना उसके ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more टर्म्स, देन डिटर्मिनेट कैन बी एक्सप्रेस सम ऑफ 2 or more डिटर्मिनेट की कोई भी एक डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम, जैसे यहाँ पे कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, तो उसके जो एलिमेंट है वो 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स के सम की फॉर्म में हो। जैसे ये किसमें A1 B1 और C1, मतलब A1 B1 और C1 के सम की फॉर्म में है, जोड़ के रूप में है, तो क्या कर सकते हैं, इसको 2 या 2 से ज्यादा डिटर्मिनेट के फॉर्म में, डिटर्मिनेट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे देखो, क्या करना है तुम्हारे को, जैसे A1 B1 C1 लिखा हुआ है तो क्या कर दो, इस डिटर्मिनेट को यहां से ब्रेक कर दो और यहां से ब्रेक कर दो, जहां पे प्लस का साइन लगा हुआ है वहां से ब्रेक कर दो, और फिर इसको क्या कर सकते हो, टुकड़ों में लिख सकते हो। कैसे देखो, कितने एलिमेंट लिखे हुए, 3, तो इससे 3 सारणिक बना सकते हो। 3 सारणिक कैसे बनेंगी, सारणिक का मतलब समझ गए ना, डिटर्मिनेट 1 2 और
3, ठीक है ना। तो 3 कैसे बनेंगे, देखो सबसे पहले यहां से ब्रेक किया, यहां से ब्रेक किया तो क्या आया A1 A2 A3, तो यहां लिख दो A1 A2 A3, ठीक है। फिर दूसरा लिखा हुआ है B1 B2 B3, तो यहां लिख दो B1 B2 B3, और फिर क्या लिखा हुआ है C1 C2 C3, तो यहां लिख दो C1 C2 C3। इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, इसको 3 सारणिकों में लिख दिया, और ये जो फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट कॉलम तो तीनों की जगह अलग अलग लिख दिया, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। उसके बाद जो बच रहे हैं उसको एज इट इज लिख दो, जैसे D1 D2 D3 E1 E2 E3, फिर यहाँ D1 D2 D3 E1 E2 E3, यहाँ भी D1 D2 D3 और E1 E2 E3, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से करवाऊंगा, एक दो तुम्हारे को एग्जांपल्स वो सॉरी एक दो प्रॉपर्टीज और बताऊंगा, और उसके बाद एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे तुम्हारे को ढंग से समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम लोगों को वैसे रफली तो समझ में आई गई ना, ठीक है। कि यार इस तरीके से मान लो क्या लिखा हुआ है A1 + B1 + C1, तो इससे क्या कर सकते हैं, ये जो रो है वो 2 या 2 से ज्यादा, मतलब कितने 3 टर्म्स के सम की फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको 3 सारणिकों में तोड़ सकते हैं इस तरीके से। तो अपने पास में कुछ एक प्रॉपर्टीज और आएंगी, अभी 5 प्रॉपर्टी अपने को पढ़नी है, और भी कुछ एक एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, और उसके बाद में तुम्हारे को प्रॉपर्टी जितनी भी है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक।